2014 से पहले की बात है। एक न्यूज चैनल के मंच पर शाहरुख खान इंटरव्यू दे रहे होते हैं और मंच से नीचे आरएसएस का एक नेता बैठा होता है। आरएसएस का वो नेता एक पत्रकार से कहता है कि 2014 के बाद हमारी सरकार को आने दीजिए, ये जितने भी खान है ना उनका हम इलाज करेंगे। यह बयान किसने दिया था उस पत्रकार ने नहीं बताया, मगर वो पत्रकार थी तवलीन सिंह। जी हां, तवलीन सिंह पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वो प्रो मोदी पत्रकार हैं और आरएसएस के इस नेता ने तवलीन सिंह से बात कही थी। और जो बात उस आरएसएस के नेता ने कही थी वो पिछले 10 सालों में किसी ना किसी तरीके से सामने उभर कर आती रही है। साल 2014 से पहले शाहरुख खान की पहचान सिर्फ और सिर्फ शाहरुख के तौर पे थी, सिर्फ और सिर्फ राहुल और राज आर्यन के तौर पर थी। मगर 2014 के बाद शाहरुख को एक मुसलमान के तौर पर भी देखने को मजबूर किया गया है, क्योंकि 2014 के बाद इस देश में मुसलमान होना, उस पर भी ढेरों सवालिया निशान है। शाहरुख पर लगातार हमले होते रहे और ये हमले भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उन पर लगातार करते रहे। उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? शाहरुख खान 59 साल के हो गए और ऐसे में जब शाहरुख खान 59 साल के हो रहे हैं, 59 इयर्स के हो गए हैं, तो इस दौर में यानी भारतीय जनता पार्टी की दौर में, बटेंगे तो कटेंगे के दौर में शाहरुख खान के क्या मायने हैं? दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, विवाद हुआ था 2015-16 में असहिष्णुता को लेकर, इंटॉलरेंस को लेकर। आपको याद होगा, इंडियन एक्सप्रेस के मंच पर आमिर खान का एक बयान सामने उभर कर आता है। आमिर अपनी पत्नी किरण राव का हवाला देते हुए कहती हैं कि इस देश के अंदर जिस तरह से मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुझे डर लग रहा है और मैं अपने बच्चों को विदेश लेकर जाना चाहती हूं। यह बयान आमिर खान का नहीं था, यह बयान था उनकी पत्नी, उनकी पूर्व पत्नी किरण राव का। मगर उसके बाद लगातार आमिर खान पर निशाना साधा जाता है। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने तो यह तक कहा कि हमने उनके एडवर्टाइजर्स पर, उन प्रोडक्ट्स पर दबाव बनाया जिनका अनुमोदन, जिनके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान थे। यह काम एक रक्षा मंत्री कर रहे थे दोस्तों, यानी कि उन प्रोडक्ट्स पर दबाव बनाना जिनके लिए विज्ञापन आमिर खान कर रहे थे। और उसी दौरान शाहरुख खान ने इंटरव्यू दिया था उस पत्रकार को जिसे आप राडिया टेप्स में देख चुके हैं, जो आज की तारीख में भरपूर प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार की चाटुकारिता करने को लेकर। शाहरुख खान ने उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही थी, मगर उन्हें भी असहिष्णुता के इस विवाद में घसीटा गया, उन पर भी निशाना साधा गया, उन्हें देशद्रोही कहा गया, यहां तक कि उनकी तुलना आतंकवादी हाफिज सईद से की गई। मैं आपको एक इंटरव्यू का एक छोटा सा अंश दिखाना चाहता हूं। एबीपी न्यूज इंटरव्यू कर रहा है योगी आदित्यनाथ की, और यहां पर आतंकवादी हाफिज सईद के बयान पर योगी आदित्यनाथ से प्रतिक्रिया ली जाती है, जिसमें हाफिज सईद ने कथित तौर पर शाहरुख खान के बारे में कुछ कहा होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक आतंकवादी जो भी कहेगा वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कहेगा ना, तो एक न्यूज चैनल एक आतंकवादी को इतनी तरजीह क्यों दे रहा है? और सबसे बड़ी बात, उसने जो कहा सो कहा, एक मुख्यमंत्री उसको इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? यानी कि आपके मन में शाहरुख खान के लिए, यह कहा जाए मुसलमानों के लिए, इतनी नफरत थी कि आप एक आतंकवादी की बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने लग गए। और एक न्यूज चैनल एक आतंकवादी की बात पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से प्रतिक्रिया ले रहा है। उस इंटरव्यू के एक अंश को देखिए दोस्तों, और फिर आप समझेंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में, तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं। निमंत्रण दो, बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहाँ से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहां पर शाहरुख खान की तुलना एक आतंकवादी से कर रहे हैं, एक 2 टके के आतंकवादी से,
एक वाहियात इंसान से जो इस देश को बर्बाद कर देना चाहता है, उसे इतनी तरजीह दी जा रही है कि उसकी तुलना शाहरुख खान से की जा रही है। एक न्यूज चैनल एक आतंकवादी को तरजीह देता है और उसके बाद एक मुख्यमंत्री उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। यह है 2014 के बाद का भारत। शाहरुख खान का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने ऐसी कोई विवादास्पद बात भी नहीं कही। इनफैक्ट आमिर ने भी अपने शब्द नहीं दोहराए, वो अपनी पत्नी की बात कर रहे थे जो एक हिंदू थी। कहने का अर्थ साफ है, जो बात उस आरएसएस नेता ने कही थी वो काफी हद तक सच होती दिखाई दे रही थी। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि शाहरुख की मुश्किलें उसके बाद शुरू ही हुई। उसके बाद हर मुद्दे को लेकर विवाद पैदा हुआ। याद कीजिएगा दोस्तों, किस तरह से झूठे केस में आर्यन खान को जेल में डाल दिया जाता है। याद कीजिएगा गोदी मीडिया ने किस तरह का जहर शाहरुख और आर्यन खान के बारे में उगला। सब जानते थे कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन है। सब जानते थे कि आर्यन खान को गिरफ्तार करके कहीं ना कहीं शाहरुख खान को लाइन पर लाने की बात की जा रही थी। समीर वानखेड़े एनसीबी के प्रमुख, और इन पर यह आरोप लगता है कि यह शाहरुख खान पर दबाव बना रहे थे वसूली करने को लेकर। यह बात कोई और नहीं, एनसीबी के अंदर से ही सामने उभर कर आती है। बवाल होता है और उसके बाद इस व्यक्ति समीर वानखेड़े को एनसीबी से बाहर कर दिया जाता है। मगर इस व्यक्ति का जो पूरा किरदार था वह निहायत ही विवादास्पद था, क्योंकि मुद्दा सिर्फ शाहरुख खान तक सीमित नहीं था। याद कीजिएगा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है तब यही समीर वानखेड़े अलग अलग अभिनेत्रियों, एक्टर्स के बारे में अनाप शनाप बातें मीडिया को लीक करते रहता है। दीपिका पादुकोण पर याद कीजिएगा दोस्तों किस तरह से निशाना साधा गया था, उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया था। और यह सारी जानकारी मीडिया को यह व्यक्ति समीर वानखेड़े लीक कर रहा था। रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया था। आपको याद है, उस दौरान सलमान खान को भी घसीटा गया था। यह पत्रकार मंच पर बैठ के काएं काएं कर रहा था, कह रहा था कहां है, और सलमान को चुनौती दे रहा था कि कहां है सलमान। मगर सुनकर ऐसा लग रहा है मानो काएं काएं कर रहा है। सुनिए। वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां है? कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं? बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? बोलती बंद क्यों? सर अंदर जी आप क्या बोलती नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, जवाब देना। मैं पूछ रहा हूं सलमान खान का नाम लेकर। अर्शे को भी मैं जवाब देना। कहां है सलमान खान? सलमान एक आवाज नहीं उठी, एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं, पर्सनल क्या, मैं पूछ रहा हूं सलमान खान कहां है? यानी कि वो तमाम अभिनेता जो हमारे दिलों पर राज करते रहे हैं, जिन्हें हमने फिल्मों में देखा है, जिनकी अभिनय को हमने एंजॉय किया है, जिनकी फिल्मों को हमने एंजॉय किया है, 2014 के बाद इस तरह से अलग अलग मामलों में उन पर निशाना साधे जाने लगा, जिसमें शाहरुख खान पर सबसे ज्यादा निशाना साधा गया। मगर शाहरुख खान इस हमले के बाद बिखर सकते थे। याद कीजिएगा किस तरह से उनके बेटे पर निशाना साधा गया। हां, अगर शाहरुख खान नहीं होते और सिर्फ देश ही नहीं दुनिया के सबसे धनी अभिनेताओं में ना होते तो यकीनन आर्यन को और ज्यादा सजा काटनी होती और क्या पता अब तक वो जेल से भी रिहा नहीं होते। मगर याद कीजिएगा, इस घटनाक्रम के जरिए गोदी मीडिया ने उन पर निशाना साधा। फिर जब उनकी फिल्म पठान आने वाली थी, याद है आपको किस तरह से इंदौर में शाहरुख खान की शव यात्रा निकाली गई थी? याद है आपको मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र किस तरह का बयान उन्होंने दिया था? सुनिए, इस बयान में वो दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पर किस तरह से निशाना साधते हैं। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें,
और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। तो चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे नरोत्तम हो, चाहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, मानो उन्होंने कमान संभाल ली थी शाहरुख खान पर हमला बोलने की, और इस बीच उनकी पठान रिलीज होती है। पूरी तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, शाहरुख खान को देशद्रोही बताया जाता है, उसकी जमीन एक अरसे से तैयार की जा रही थी, मगर दर्शकों ने पठान को हाथों हाथ लिया। उन तमाम विवादों के बावजूद, धमकियों के बावजूद, क्योंकि यह धमकी दी जा रही थी कि जो पठान देखने जाएगा हम हॉल को जला देंगे। दर्शक पहुंचे और उन्होंने शाहरुख को अपना प्यार दिया। बात वहां नहीं रुकी दोस्तों, उसके बाद उनकी जवान आई। जवान ने तो पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आपको याद होगा, जवान के अंदर शाहरुख एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक संदेश भी देते हैं, एक उंगली के सहारे। यही वो सीन था जिसमें शाहरुख ने कहा कि हम इस उंगली के मायने को नहीं समझते हैं, क्योंकि इसी उंगली पर वोट की स्याही लगती है। इस उंगली का इस्तेमाल करके हमें मुद्दों पर अपने सरकार से जवाब लेने चाहिए। कहने को यह अपने आप में एक बहुत अहम संदेश था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में नहीं रखा, मगर इसके जरिए वो एक संदेश जरूर दे रहे थे कि हम सब धर्म और जाति के नाम पर बट रहे हैं, मगर मुद्दों पर हमें सरकार को घेरना चाहिए। यानी कि शाहरुख खान ने दबे सुर में ही सही, मगर अपनी सुपर डुपर हिट जवान के जरिए एक संदेश दिया। और आपको याद होगा, रिलीज से पहले उन्होंने सकारात्मकता पर भी एक संदेश दिया था कि जीत उसकी होती है जिसमें पॉजिटिविटी होती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। और शाहरुख खान का यह संदेश कोलकाता में दिया गया था, ममता बनर्जी के सामने। इस संदेश के मायनों को समझिए दोस्तों। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका प्रचार तंत्र झूठा ही नहीं, नफरती भी है। और अब तो उनके नेताओं की बोली से नफरत निकलती है। वो राजनीतिक संदेश भी देते हैं तो काटने और बांटने वाले संदेश देते हैं। आपको याद है लोकसभा चुनावों में क्या क्या कहा गया था? ये जो पॉजिटिविटी का संदेश है, कहीं ना कहीं उन नफरती चिंटुओं के लिए था। यानी कि शाहरुख खान इस सब के बावजूद इसके कि उनके बेटे पर निशाना साधा गया था, इस तरह के संदेश देते रहे। हां, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी फोटो खिंचवाई। उन्होंने कभी भी नफरत के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कहा, खासतौर से तब जबकि उन्हें समझ आ गया कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो इसकी कीमत मेरी फिल्में भुगतेंगी, फिल्म से जुड़े लोग भुगतेंगे। इसलिए वो चुप हो गए, मगर वक्त वक्त पर वो अपनी बात इस तरह से कहते रहते थे और कई जगहों पर शाहरुख खामोश हो जाते थे। आपको याद है शाहरुख खान की फिल्म शक दे इंडिया, जो कि महिला हॉकी प्लेयर्स के बारे में थी, जब हमारी महिला पहलवान सड़कों पर धक्के खा रही थी और पुलिस उन्हें घसीट रही थी, जब आरोप लगा था भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर, तब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शाहरुख खान कुछ कहेंगे, मगर वो खामोश रहे। लोग अमिताभ बच्चन से उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि आपको याद है अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी पिंक, और उसमें उनका एक बहुत फेवरेट और बहुत फेमस डायलॉग था, नो मीन्स नो। यानी कि अगर एक औरत आपसे ना कहती है तो आप उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। शाहरुख खान भी चुप थे, अमिताभ बच्चन भी चुप थे, क्योंकि वो जानते थे कि अमेरिका नहीं है दोस्तों। अमेरिका में बड़े बड़े अभिनेता खुलकर वहां के राष्ट्रपतियों के खिलाफ बोलते हैं, मसलन ट्रंप के खिलाफ कई अभिनेता खुलकर बोल रहे हैं। अब ट्रंप बेशक 4 दिनों बाद सत्ता में आ जाएं,
मगर इन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में सही मायने में डेमोक्रेसी है। 2014 से पहले हमारे देश का लोकतंत्र भी कुछ इसी तरह से हुआ करता था, क्योंकि आपको याद है किस तरह से अक्षय कुमार, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, ये सब बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों, औरतों के साथ जो जुल्म होते थे उस पर बयान देते थे। मगर 2014 के बाद ये सब खामोश है। उल्टा इन चेहरों पर गौर कीजिएगा। अजय देवगन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री, ये सब सरकारी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो गए हैं। हां, शाहरुख खान इस लिस्ट में शामिल नहीं है, मगर जैसे मैंने कहा, खामोश रहते हैं। यह बात भी सही है कि शाहरुख खान प्रोपेगेंडा फिल्मों में काम नहीं करते, यानी कि भाजपा की मदद करने वाली प्रोपेगेंडा फिल्मों में काम नहीं करते। अक्षय को आप ऐसी फिल्मों में देखेंगे। इनफैक्ट अभी जो सिंघम 3 आई है, इस फिल्म के अंदर भी बार बार यह कहा जाता है ये न्यू इंडिया है, हम घर में घुसकर मारते हैं। और आप जानते हैं कि ये जुमला किसका है, ये डायलॉग किसका है। उसी तरह से अक्षय कुमार की फिल्मों में भी अक्सर अब भाजपा का एजेंडा देखते हैं। विवेक अग्निहोत्री तो जाने ही जाते हैं वाहियात फिल्में बनाने को लेकर। कौन भूल सकता है कंगना रनौत को? सांसद बनने से पहले किस तरह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा किया, जब वो सांसद भी नहीं थी, जब वो चुनाव भी नहीं लड़ रही थी। इन्होंने तो हमारे किसानों को गालियां दी, और तब एक CISF की जवान ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट में इन्हें तमाचा मारा था। क्यों तमाचा मारा था? क्योंकि वो देख रही थी कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रोपेगेंडा के लिए आप हमारे किसानों को गालियां दे रही हैं। तो एक तरफ ये पूरी बारात है जिसमें अक्षय कुमार हैं, अजय देवगन हैं, कंगना रनौत हैं, अनुपम खेर हैं, विवेक अग्निहोत्री हैं। इनमें से कुछ जहरीला प्रोपेगेंडा करते हैं, मसलन अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री और कंगना। अजय और अक्षय को मैं उस लिस्ट में नहीं रखता, मगर वो भी बीजेपी का प्रोपेगेंडा अपने अंदाज में करते रहते हैं। आपको याद है जब रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने हमारे किसानों के पक्ष में कहा था, तब इन सब ने लाइन से लगकर कहा था कि हमारे देश में दखल मत दें। लाइन से लगकर कहा था। दोस्तों, यह बात अलग है जब हमारे 700 किसान मर गए तो इनमें से किसी का मुंह नहीं खुला दोस्तों, जो अपने आप में कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो यह वो बीजेपी का युग है जिसमें शाहरुख खान 59 साल के हो गए। और यकीनन दोस्तों, अगर 2014 से पहले का लोकतंत्र अब भी होता तो शाहरुख रोजमर्रा के मुद्दों पर अपने बयानात देते। मगर हम उस दौर में जी रहे हैं जहां इस देश की सबसे धनी पॉलिटिकल पार्टी ही नफरत का प्रचार प्रसार करती है, अपने प्रोपेगेंडा तंत्र के जरिए झूठ बोलती है। और यह झूठ सिर्फ इनका प्रचार तंत्र नहीं बोलता, इनके बड़े बड़े नेता बोलते हैं। प्रधानमंत्री खुद मंच पर खड़े होकर गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, और फिर यह भी गाना गाते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा शाहे अनेक है। यह बात अलग है कि कुछ सालों पहले वो ये कह रहे थे कि भाई कपड़े देखकर आप दंगाइयों को पहचान सकते हैं, मगर प्रधानमंत्री अक्सर इस तरह के विवादास्पद बयान देते हैं। और इसी दौर में पनप रही है हमारी फिल्म इंडस्ट्री, इसीलिए आप इतनी प्रोपेगेंडा फिल्में देखते हैं। अब तक शाहरुख इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्मों से दूर है। शाहरुख उस तूफान से भी बाहर आ गए हैं जहां उनके बेटे पर हमला किया गया था, एक झूठे केस में फंसाया गया था। मगर शाहरुख जानते हैं कि आने वाले वक्त में डगर आसान नहीं होने वाली है, उन्हें तालमेल बिठाकर चलते रहना पड़ेगा। क्योंकि मुझे याद आता है उस RSS के नेता ने तवलीन सिंह से क्या कहा था कि एक बार हमें सत्ता में आ जाने दीजिए, इन तमाम खानों को हम ठिकाने लगा देंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।